प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों को हल किया था और इन प्रश्नों को हमने विलोपन विधि के द्वारा हल किया था। इसी प्रश्नावली के शेष जो बचे हुए प्रश्न हैं, आज हम उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखें कि यहाँ एक प्रश्न लिखा हुआ है। इस प्रश्न को समझकर इसकी शर्तों के अनुसार हम समीकरण बनाएंगे और फिर उनको विलोपन विधि के द्वारा हल करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न दिया हुआ है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो देखें, ये इसकी प्रथम कंडीशन या पहली शर्त है। इसके द्वारा हमें एक समीकरण बनाना है। फिर आगे उन्होंने कहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या को अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुनी है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या अपन को ज्ञात करना है। तो आप पूर्व से भली भांति परिचित हैं कि जब कोई भी संख्या 2 अंकों की लिखी जाती है तो उसमें एक अंक इकाई का और दूसरा अंक दहाई का होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लें 56। यह एक 2 अंकों की संख्या है जिसमें इकाई का अंक 6 और दहाई का अंक 5 है। तो ऐसे ही हमें पहले 2 अंक ज्ञात करना पड़ेंगे और उन 2 अंकों की सहायता से फिर हमें अपनी संख्या प्राप्त करना होगी। तो निश्चित है कि हमको 2 अंक ज्ञात करना है। तो हम पहले इन अंकों को मानेंगे, उसके बाद हम इनको हल करेंगे। तो आप देखें, जब हम प्रश्न को हल करने की शुरुआत करेंगे तो हम यहाँ लेंगे माना इकाई का अंक बराबर x है और दहाई का अंक बराबर y है। ये हमने 2 अंक ले लिए। अब जैसी कि उन्होंने हमको शर्त दी थी कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अर्थात हमने जो 2 अंक लिए हैं x और y, उनका योग 9 है। तो हमारा समीकरण जो बनेगा वो होगा, पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, और जो हमारा समीकरण बनता है वह होता है x + y बराबर 9। ये हमारा समीकरण 1 होगा। अब हम दूसरी शर्त की ओर चलते हैं। तो जैसा कि उन्होंने शर्त में कहा है कि संख्या का 9 गुना, अर्थात पहले आपको संख्या बनाना पड़ेगी, उसके पश्चात ही आप समीकरण बना पाएंगे। तो यहाँ जब हम संख्या बनाएंगे तो पूर्व से आपको ज्ञात है कि संख्या बनाने का नियम है कि जो भी संख्या, जो भी अंक दहाई का होगा उसमें हमें 10 का गुणा करना है और जो इकाई का अंक होगा उसको हमें जोड़ना है। तो आप फिर सुने, संख्या बनाने के लिए दहाई के अंक में 10 का गुणा करेंगे और इकाई के अंक को उसमें जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। तो ऐसा करने पर हमको संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ अगर हम संख्या बनाते हैं तो ये होगी आपकी संख्या बराबर 10 गुणित, अब यहाँ दहाई का अंक y है तो पहले हम नियम लिख लेंगे जिससे आपको ये याद रहे। तो दहाई का अंक प्लस इकाई अंक, अब यदि हम इसमें अपने मानों को रखें तो ये आपका आता है संख्या बराबर 10 रहेगा गुणित दहाई अंक। तो आप देख रहे हैं कि दहाई का अंक y है, y प्लस इकाई अंक, तो इकाई का अंक कितना है
x है, तो ये संख्या हमको प्राप्त होती है 10y प्लस x, ये संख्या बनी। अब यदि प्रश्न को हम और आगे देखें तो उन्होंने ये कहा है कि संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, मतलब आपने जो पहले संख्या बनाई है उस संख्या के अंकों को पलटकर आपको पुनः एक संख्या प्राप्त करना है। जैसे हमने उदाहरण में 56 लिखा था, एक संख्या थी, यदि हम इसके अंकों को पलटकर लिखें तो ये हमको कितना प्राप्त होता है, 65 प्राप्त होता है। तो ऐसी ही हमने जो अभी संख्या बनाई है उसके अंकों को पलटकर एक और संख्या आपको ज्ञात करना है, बनाना है, फिर हम समीकरण बना पाएंगे। तो आगे हम चलते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे अंकों को पलटने पर संख्या, तो ये आपकी होगी, जैसे हमने पहले नियम लिखा था, 10 गुणित दहाई का अंक। अब आप ध्यान रखें कि अब हम अंकों को पलट रहे हैं, तो हमारा जो इकाई का अंक था वो दहाई का अंक होगा और जो दहाई का अंक था वो इकाई का अंक होगा। तो यहाँ आपका आएगा 10 गुणित दहाई अंक अंक। ये पहले मैंने नियम लिख दिया जिससे आपको आसानी याद हो। तो ये संख्या हुई। अब इसमें हम अपने मानों को रखते हैं, तो आप देखेंगे कि ये हमको प्राप्त होता है 10 गुणित, अब यहाँ दहाई का अंक x है, तो यहाँ आ जाएगा गुणित x प्लस इकाई अंक, तो यहाँ इकाई का अंक y है। तो इसमें मानों को रखने के बाद हमको संख्या प्राप्त होती है 10x प्लस y। अब हमारे पास ये दो संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। अब यदि हम प्रश्न को देखें तो उन्होंने ये कहा था कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब आपने जो पहली संख्या बनाई थी 10y प्लस x, उसका आपको 9 गुना करना है। तो आप पहले यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, मतलब ये हमारी दूसरी शर्त है। तो ये हुई आपकी पुनः प्रश्नानुसार। पहली जो संख्या थी वो थी 10y प्लस x, इसका हमको करना है 9 गुना, बराबर जो दूसरी संख्या थी अंकों को पलटने पर जो प्राप्त संख्या हुई थी वो 10x प्लस y, इसका हमको करना है 2 गुना। तो ये समीकरण का दूसरी शर्त के अनुसार हमने मान रख लिया है। इसे यदि हम हल करें तो हमको प्राप्त होता है 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। अब यदि हम इसको समीकरण के रूप में लाना चाहें तो हमको पता है कि चर राशि हमेशा बराबर के पहले लिखी जाती है। तो हम यहाँ पक्षांतर करें तो ये आएगा 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। और आगे हल करें तो हम 9x में से 20x को माइनस करेंगे तो हमको प्राप्त होगा माइनस 11x प्लस 90y में से 2y को माइनस करें तो ये हमको प्राप्त होगा 88y बराबर 0। समीकरण यह बड़ा है, आप
यदि इसे ऐसा हल करेंगे तो ये हल तो हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी होगी, इसलिए हम चाहें तो इस समीकरण को छोटा कर सकते हैं। तो आप देखें कि दोनों में 11x और 88y इनमें से क्या कॉमन आ सकता है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में से 11 कॉमन आ सकता है। हम 11 यहाँ कॉमन लेंगे, हमारे पास आएगा -x प्लस 8y, ये ब्रैकेट में होगा, बराबर 0। तो पक्षांतर करने पर हमको प्राप्त होगा -x प्लस 8y बराबर 0/11, और हमें समीकरण प्राप्त होता है -x प्लस 8y बराबर 0। ये समीकरण 2 है। यह हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गए हैं। इसके बाद आप इन दोनों समीकरण को लिखेंगे। जैसे आप यहाँ लिखेंगे पहला समीकरण जो हमारा बना था वो, उसके नीचे आप दूसरा समीकरण लिखेंगे और दोनों को विलोपन विधि के द्वारा हल करेंगे। आगे मैं इसलिए हल नहीं कर रहा हूँ कि आप यदि हल करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से अभ्यास हो सकेगा। इन प्रश्नों में प्रॉब्लम केवल कहाँ तक रहेगी, जहाँ तक आपको समीकरण बनाना है। तो उतना मैंने आपको अभ्यास करा दिया है। इसके बाद अब आपको केवल इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। हल करके x और y के मान प्राप्त करना है और संख्या बनाकर लिखना है। तो आप इसके बाद स्वयं ही इसका अभ्यास करेंगे। आप अभ्यास करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर अगर हम चलें तो हम देखेंगे कि अगला प्रश्न हमारा है, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मतलब ये जो 25 नोट उसने प्राप्त किए हैं, इसमें 50 रुपए के भी नोट हैं और 100 रुपए के नोट भी हैं। फिर वो प्रश्न कर रहे हैं कि ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। तो देखें, हर प्रश्न की तरह यहाँ भी हमारे लिए 2 ज्ञात करना है चल राशियाँ, या 2 चल राशि हमको लेना पड़ेगी जिनको हमें ज्ञात करना है। एक 50 रुपए के नोटों की संख्या और दूसरा 100 रुपए के नोटों की संख्या। तो ये हमें संख्या ज्ञात करना है। हम फिर इनको मानेंगे। तो हम यहाँ से लेंगे, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x। ये हमको संख्या ज्ञात करना थी। हमने मान लिया ये 50 रुपए के नोटों की संख्या है। अब ऐसा ही हम 100 रुपए के नोटों की संख्या माने। तो हम यहाँ लेंगे 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। जो हमको ज्ञात करना था वो हमने मान लिया है। अब हम प्रश्न के अनुसार इनकी शर्त को देखें और एक समीकरण बनाने का प्रयास करें। तो उन्होंने ये कहा था कि जो 50 और 100 रुपए के नोट हैं, इनकी कुल संख्या 25 है। मतलब 50 के नोटों की संख्या प्लस 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 25। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब जैसे हमको प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार यदि हम देखें तो यहाँ कुल नोटों की संख्या 25 है। तो पहले हमने ये लिखा कि यहाँ कुल नोटों की संख्या 25 है। तो अब हमारा समीकरण एक बनता है x प्लस y बराबर 25। ये आपका समीकरण एक है। ये
पहली शर्त पूरी होती है। अब अगली शर्त जो है वो ये है कि ये जो कुल नोट हमने प्राप्त किए हैं 25, इनका मूल्य 2000 रुपये है। तो हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि जो 50 रुपये के नोट हमने लिए हैं उनका कुल मूल्य कितना हो रहा है और 100 रुपये के जो नोट लिए हैं उनका मूल्य कितना हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 50 रुपये के नोटों का मूल्य बराबर 50x, ये 50 रुपये के नोटों का मूल्य होगा। ऐसे ही हम 100 रुपये के नोटों का मूल्य ज्ञात करें तो 100 रुपये के नोटों का मूल्य होगा 100 बाय, ये 100 रुपये के नोटों का मूल्य है। हमको ज्ञात है कि ये जो कुल नोट हैं इनका मूल्य प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है कि कुल नोटों का मूल्य है ये 2000 रुपये है। तो यहाँ हम लेंगे तो कुल नोटों का मूल्य बराबर 2000। तो यहाँ अब यदि हम देखें तो हमारा प्रश्न बनता है या समीकरण बनता है, तो क्योंकि शर्त हमारी दूसरी ये थी कि इनका कुल मूल्य 2000 है, तो हम पहले यहाँ ये लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यदि हम देखें तो यहाँ कुल नोटों का जो मूल्य है वो 20,000 है, 2000 है, 2000 है। तो हम यहाँ लेंगे 50x प्लस 100 बाय बराबर 2000। ये हमें इस तरह समीकरण 2 प्राप्त होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें भी संख्याएं काफ़ी बड़ी हैं। बेटर हो कि आप इस समीकरण को छोटा कर लें। तो आप देखें कि यहाँ 50 और 100 में से हम 50 को कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ 50 कॉमन लेते हैं, तो 50 के बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे और शेष हमारा बचेगा x प्लस 2 बाय, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, बराबर 2000। अब हम यहाँ से यदि पक्षांतर करें तो हमको प्राप्त होगा x प्लस 2 बाय बराबर 2000 बटे 50। आप देखें हल करने पर आपको प्राप्त होगा x प्लस y बराबर 25। अब हमारे पास एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 25 और दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 40। ये दूसरा समीकरण है। आप इन दोनों समीकरणों को लेकर विलोपन विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। जब आप विलोपन विधि के द्वारा इसे हल करेंगे तो आपको और अच्छा अभ्यास होगा। हल करने के बाद आप x और y के जो मान प्राप्त हुए हैं उन मानों को आप उत्तर के रूप में 50 रुपये के नोटों की संख्या और 25 रुपये के नोटों की संख्या आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। अब हम अगला एक और प्रश्न लेते हैं। आप देख रहे हैं कि प्रश्न हमको दिया है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। आप प्रश्न को समझ रहे होंगे कि पहले 3 दिन के लिए एक निश्चित किराया उन्होंने फिक्स किया हुआ है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया लिया जाता है। अब आगे वो प्रश्न में कहते हैं कि सरिता ने 7 दिनों तक एक एक पुस्तक रखने के लिए रुपये 27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए रुपये 21 अदा किए। नियत
किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रश्न फिर वहीं से शुरू होगा कि यहाँ भी आपको एक तो नियत किराया ज्ञात करना है और दूसरा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का भी किराया ज्ञात करना है। तो यहाँ आप फिर ये x और y को चर राशि मानेंगे और समीकरण बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखें हम इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें नियत दिन का किराया मानना पड़ेगा कि नियत दिन का किराया क्या है, और फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है। तो हम यहाँ लेके चलते हैं। माना प्रथम 3 दिन का किराया नियत किराया बराबर x रुपए, ये हमने ले लिया। अब हम अतिरिक्त दिन का लिखें तो हम यहाँ लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपए। ये हमने प्रथम 3 दिन का किराया x रुपए लिया है और अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए लिया है। अब हमको प्रश्न की शर्त देखना होगी और उसके अनुसार हमको समीकरण बनाना पड़ेगा। तो जैसा उन्होंने कहा था कि 7 दिन का किराया, प्रश्न में जो पहली शर्त उन्होंने दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि 7 दिन का जो किराया है वह 27 रुपए है। तो ये 7 दिन का किराया हमने लिया, 27 रुपए है। इन 27 रुपए जो किराया है इसमें से प्रथम 3 दिन का किराया x रुपए है। अब प्रथम 3 दिन का किराया यदि x रुपए होता है तो 7 दिन में से 3 दिन का किराया x रुपए हो जाता है। शेष जो दिन है वो बचते हैं 4। तो 4 दिन का किराया यदि हम निकालें तो ये हम देखेंगे कि शेष 4 दिन का किराया ये हमें प्राप्त होगा 4 गुणित y। 4 दिन का किराया और हमने प्रत्येक दिन का किराया कितना प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया लिया था y, तो ये हुआ 4 गुणित y। तो ये हमको प्राप्त हुआ 4y। तो अब देखें प्रथम 3 दिन का किराया x रुपए है और शेष 4 दिन का किराया ये हमारा 4y रुपए है। जैसा कि उन्होंने कहा था प्रश्न में कि 7 दिन का कुल किराया 27 रुपए है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस 4y बराबर 27 रुपए। ये हमारा समीकरण हमको 1 प्राप्त होता है। अब हमें समीकरण 2 की प्रक्रिया को शुरू करना है। तो आप देखें कि इसमें दूसरी शर्त में उन्होंने जो कहा था वो था कि इनका जो 5 दिन का किराया है वो 21 रुपए है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुनः 5 दिन का किराया जैसा कि प्रश्न में हमको दिया गया है ये बराबर है 21 रुपए के। ये 5 दिन का कुल किराया है। इसमें से जो 21 रुपए 5 दिन का किराया है हमको ज्ञात है कि पहले 3 दिन का किराया x रुपए होता है। हम यहाँ
ये स्पष्ट करेंगे कि प्रथम 3 दिन का किराया बराबर x रुपए है। अब 5 दिन में से प्रथम 3 दिन का किराया हमने x रुपए ले लिया है, तो अब हमारे पास दिन बचते हैं 2, अर्थात हमको 2 दिन का अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो वो हम ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ लेंगे शेष 2 दिन का किराया बराबर 2 गुणित y। आपको ज्ञात है कि हमने प्रतिदिन का किराया y रुपये लिया है, तो ये हमको प्राप्त होगा 2 y रुपये। अब यदि हम प्रश्नानुसार देखें तो उन्होंने ये कहा था कि जो कुल किराया है वो 21 रुपये है, अर्थात प्रथम 3 दिन का किराया x प्लस 2 दिन का किराया 2y, ये बराबर होता है 21। ये हमको समीकरण 2 प्राप्त होता है। अब हम इस प्रश्न को और आगे हल करने के लिए पहले समीकरण 1 लिखेंगे। तो आपको पता है कि समीकरण 1 हमको प्राप्त हुआ था x प्लस 4y बराबर 27, ये हमारा समीकरण 1 था। और दूसरा हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ है वो है x प्लस 2y बराबर 21, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। इसके बाद मैं फिर हल नहीं करूँगा, आपको इसके बाद स्वयं ही हल करना है। प्रोसेस वही है कि आपको इन प्रश्नों को विलोपन विधि से हल करना है। मैं एक बार फिर आपको दोहरा दूं कि मैं ये अधूरे प्रश्न इसलिए छोड़ रहा हूं कि केवल आपको इन प्रश्नों को हल करने में समीकरण बनाने तक की ही प्रॉब्लम है। इससे पहले आप विलोपन विधि का बहुत अच्छी तरह से अभ्यास कर चुके हैं, तो आपके लिए बेटर ये होगा कि आप इन समीकरणों का स्वयं ही अभ्यास करें। यदि हम इसको प्रश्न को पूरा हल कर देंगे तो आपको अभ्यास करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अब ये 2 समीकरण हैं, आप इनको जैसे आपने पहले समीकरण हल किए थे वैसे आप हल करें, और हल करके आप x और y के मान निकालें। x और y के जो मान आपको प्राप्त होंगे वही 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह ये प्रश्नावली 3.4 के संपूर्ण प्रश्नों को यहाँ हल कर दिया गया है। कुछ आधा आपको अभ्यास के लिए छोड़ा गया है, इनका अभ्यास आप करेंगे और अगले वीडियो में हम अगली प्रश्नावली के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।